हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जिसको मैंने क्लास 9th के सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स पे। हाँ, लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि लॉ ऑफ मोशन को अगर हम डिफाइंड करें तो एक शब्द में हम यही कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट पर लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट सबसे अपर प्लेस पे रहता है, सबसे टॉप पे रहता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के जर्नी में आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस फिजिक्स में मैक्सिमम होती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम करते हैं फिजिक्स में ऑन थ्योरी एंड रियल लाइफ में ऑन प्रैक्टिकल भी हम इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब अपने आसपास की बहुत सी ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं जहाँ पे हम लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी को लगाते हैं। लॉ ऑफ मोशन के थ्योरी को देने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको आप बहुत बेहतर तौर पे जानते होंगे। उनके नाम की ऐसा कुछ है नहीं है कि उनके नाम के लिए हमको उनसे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक फेमस से साइंटिस्ट न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन को दिया था। और न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम है जिसको कि मुझे लगता है कि फिजिक्स में यदि कोई फर्स्ट किसी साइंटिस्ट का नाम सुनता है तो शायद उसके जहन में न्यूटन का ही नाम आता है। बहुत इनिशियल तौर पे हम न्यूटन को सुनने जानने लगते हैं। तो यही महान साइंटिस्ट जो कहते हैं, ये ग्रेट साइंटिस्ट ने ही लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को दिया था। लेकिन लॉ ऑफ मोशन की इनिशियल कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट को गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो की ही थ्योरी थी जिसमें लॉ ऑफ मोशन के इनर्शिया वगैरह को बताया गया था। लेकिन गैलीलियो ने इस थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया था। उन्हीं की फाइल पर न्यूटन ने अपना वर्क किया और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सी थ्योरी हमारे फिजिक्स में दिया जिसे हम लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट को। लॉ ऑफ मोशन में हमें जो क्लास 9th सिलेबस में पढ़ना है उसको एक बार हम थोड़ा स्पीडली देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको क्लास 9th के सिलेबस में पढ़नी है। लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन के 3 लॉ हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जिस टॉपिक पे जिक्र किया गया था वो हमारा इनर्शिया था। इनर्शिया को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड मोमेंटम। न्यूटन के थर्ड लॉ में हम डिस्कस करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन को। ये कंप्लीट हमने एक कहते हैं हमने एक बना रखा है समरी जो कि आपको 9th में पढ़ने हैं। अब इन सब टॉपिक को लेकर हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं और समझते चलते हैं कि क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो न्यूटन्स ने, एक बार आप फिर से इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात किया जाए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात किया जाए या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात किया जाए, ये तीनों लॉ एक चीज़ को डिफाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं फोर्स। मतलब न्यूटन का ये तीनों लॉ जो होता है वो डिफाइंड किसको करता है, तो वो एकमात्र फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड करता है जिसको हम फोर्स बोलते हैं। आप इस तरह से देखिए कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ हमको दिखाई दे रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये डिफाइन करता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो सेकेंड लॉ हमको दिखाई दे रहा है ये डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होती है, या फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, या फोर्स के फैक्टर क्या होते हैं, जो एक मैथमेटिकल उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे न्यूटन के सेकेंड लॉ बताते हैं। एंड न्यूटन का थर्ड लॉ किस बात को डिस्कस करता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। मतलब आप इतना जान लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों लॉ मिल करके फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइंड करते हैं। और फर्स्ट लॉ में हम पहले ये समझ जाते हैं कि फोर्स क्या होता है, डिफिनीसन उसका जान लेते हैं। सेकेंड लॉ में उसी फोर्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, क्वांटिटी ऑफ फोर्स जानते हैं। और थर्ड लॉ में उसकी हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो तीनों में हमको मेन तौर पे फोर्स ही पढ़ना है। तो ये 3 लॉ हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक लिया गया है लॉ ऑफ मोशन,
ये लिया कहाँ से गया है, तो समझिए ये बहुत इनिशियल फिजिक्स की टॉपिक है। मतलब जब हमने फिजिक्स को जाना समझा, साइंस को पढ़ना जाना, ये सब जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी, उसी समय लॉ ऑफ मोशन पे हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत इनिशियल टॉपिक है, इसी से हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब स्टार्टिंग दौरान जब शुरुआत हुआ था फिजिक्स का, उस समय जिस फिजिक्स को हम लोग जाने पढ़े वो सारे हमारे क्लासिकल फिजिक्स हुआ करते थे। तो ये एक तरह की क्लासिकल फिजिक्स ही होती है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। तो चलिए, काफ़ी इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन करता है व्हाट इज फोर्स, क्या है फोर्स, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, इसको ये बताता है। जैसे अब तक हमने जो टॉपिक पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक हमारे दिमाग में है, हम मान के चलेंगे कि ये आपका प्री नॉलेज है और आप इसको जानते होंगे। जैसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स क्लास 8 वगैरह में दिया गया है। तो ये हमारे प्रीवियस क्लास में है और प्रीवियस क्लास की चीज़ों को हम आपका प्री नॉलेज मान के ही चल रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जैसे स्पीड को पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है, हमने वहाँ पे जैसे पढ़ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ लिया, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको हमने पढ़ा। ये जितना टॉपिक पढ़ा हमने, जितनी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ी, हमको उस फिजिकल क्वांटिटी में समझना है रीजन क्या होता है, स्पीड बॉडी के मोशन का क्या रीजन होता है, डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर करती है उसके पीछे क्या रीजन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करती है उसके पीछे क्या रीजन होता है, मतलब क्या फैक्टर होते हैं स्पीड के, वेलोसिटी के, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के। एक रीजन को हम समझेंगे, एक फैक्टर को हम समझेंगे। इस लॉ में न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे पूरे यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट के पास, जो भी ऑब्जेक्ट है, इन सब ऑब्जेक्ट के पास एक करैक्टर होता है। और वो करैक्टर क्या होता है, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की होती है, वो प्रॉपर्टी होती है अपने आप को मेंटेन करने की, अपने पोजीशन को मेंटेन करने की एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि वो खुद को मेंटेन करता है, बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है। ये जो उसकी टेंडेंसी बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वही प्रॉपर्टी, वही टेंडेंसी क्या कहलाती है, उसी का नाम हमने क्या रखा, इनर्शिया रखा। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी में वो अपने आप को अपने पोजीशन में रखने की कोशिश करता है। ऐसा समझिए, बॉडी अगर रेस्ट में है, वो तब तक सोचेगा कि हम रेस्ट में रहें, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। तो अभी इस चीज़ को हम छोड़ते हैं कि कब तक रेस्ट में रहेगा, इस पर हम बात नहीं करते हैं। आप समझिए, कोई रेस्ट बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई मोशन बॉडी मोशन में रहना चाहेगा, और कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। ये बताती है इनर्शिया। मतलब हम ये अगर अपने लाइफ से हम इसको कनेक्ट करें तो हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमारे अंदर एक जिद होती है कि हम बैठे हैं, हम नहीं उठेंगे, बैठे ही रहेंगे, एक जो हमारे जिद होती है, इसको एज ए एग्जाम्पल आप समझिएगा, इसको कोई फिजिक्स के थ्योरी के तौर पे मत लीजिएगा, एक रिलेट कर रहे हैं हम आपकी लाइफ से। तो जैसे हमारे अंदर एक जिद बनता है कि हम बैठे हैं, हम नहीं उठेंगे, किसी कहने पर नहीं उठेंगे, हम बैठे रहेंगे, जो एक अपनी जिद होती है, वही जिद अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए तो उसको हम इनर्शिया के तौर पे देखने शुरू करते हैं कि वो उसकी इनर्शिया होती है, वो उसकी जिद होती है। अब कोई कह दे इनर्शिया किसके वजह से होती है, क्या रीजन होता है इनर्शिया का, तो आप समझ जाइए, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक निजी कैरेक्टर होती है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। ये उसका कहते जो एक कि हम एक बाय बर्थ एक कैरेक्टर लेकर के आते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की समझिए एक इनिशियल अपनी जो कैरेक्टर होती है, वो इनर्शिया की कैरेक्टर होती है। जिस तरह से मास एक बॉडी का अपना करेक्टर होता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर पाते हो कि ऑब्जेक्ट का मास किस चीज़ से बना हुआ है, क्या है, समथिंग हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से हम कहते हैं कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है और ये हर ऑब्जेक्ट में पाई ही जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि हम कह दें कि ये एक बच्चा है
और ये बच्चा बैठा हुआ है। आप इससे कहते जाओ कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये नहीं खड़ा होगा, ये बैठा रहेगा। ये इसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाई दिया कि ये बैठा है, बैठा ही रह जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये इसका कैरेक्टर इनर्शिया कैरेक्टर है, ये प्रॉपर्टी इनर्शिया है। तो इसमें बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इनर्शिया होती है। इनर्शिया वर्ड एक्चुअली लिया कहाँ से जाता है? तो आप समझिए इनर्शिया वर्ड जो होता है वो कहाँ से लिया जाता है। हम जैसे हमने गैस में पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट हमने गैस में देखा कि इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस क्या होती है? कोई एक ऐसी गैस जो कि किसी से एक्शन रिएक्शन ना करती हो, किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया ना करती हो, क्रिया ना करती हो। तो इनर्ट से ही इनर्शिया वर्ड बना हुआ है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का रिएक्शन ना दिखाता हो। बैठा है तो बैठा रहा, मतलब कहते हैं ना हमें कुछ नहीं करना है, न करने की जो एक जिद होती है वो एक कैरेक्टर हमारी इनर्शिया होती है। तो न करने की जिद में क्या हो सकता है? न करने की जिद में ये हो सकता है कि हम रेस्ट में रहें तो रेस्ट में ही रह जाएं, मोशन में रहें तो मोशन में ही रह जाए। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। हमारी तो तीनों स्टेज है, हम तीनों के लिए जिद करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की ये जो तीन स्टेज होती है ना, और तीनों पर जो अपना जिद बना रखता है कि हमको इसी कंडीशन में रहना है, इसी बेसिस पर हमने इनर्शिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी बेसिस पर ये तीन पार्ट हमारे बने। और अब लगता है मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, आप समझ सकते हो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन में है और मोशन में ही रह जाता हो तो इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रह जाता हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन क्रिएट होने शुरू हो जाता है। हमारी जो माइंड है उस माइंड के बीच में क्या होता है, एक क्वेश्चन बनने शुरू हो जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इनर्शिया के कैरेक्टर से अगर वो पूरी लाइफ रेस्ट में रहता है तो फिर ये चलेगा कैसे? रुकी हुई चीज़ें रुकी ही रह जाएंगी, चलती हुई चीज़ें चलती ही रह जाएंगी। फिर चलती हुई चीज़ों को हम रोकेंगे कैसे? रुकी हुई चीज़ों को हम चलाएंगे कैसे? किसी के डायरेक्शन को हम मोड़ेंगे कैसे? बदलेंगे कैसे? चेंज कैसे करेंगे? इस तरह के हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट में तो हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया पाई जा रही है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, फिर हम उसको मोशन में कैसे करेंगे? या फिर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, फिर हम उसको रेस्ट में कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक वर्ड हमारे सामने निकल के आया, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने निकल के आई, और वो हमारी क्या हुई? फोर्स हुई। एक फोर्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी थ्योरी आई जिसको कहते हैं कि जिसने हमको क्या कर दिया, जिसने हमको बहुत बड़ा टूल्स पकड़ा दिया। यहीं से हम जाने कि फोर्स क्या है, यहीं से डिफिनीशन बना फोर्स का, यहीं से एक कॉज बना किसी के स्पीड के, किसी के रेस्ट के, किसी के डायरेक्शन के चेंज होने का एक कॉज हमको मिला, ये हमारा फोर्स आया। फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी आप कह सकते हो, जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या मोशन से रेस्ट में लेकर जा सकता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी के अपोज में ये क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ये हमारा क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, इसको समझिएगा कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर चलते हैं, देते हैं। हमारे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए इसको, जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है ना, ये एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट फॉर्म में है, अभी ये रेस्ट में है। ये रेस्ट में बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया का कैरेक्टर, और ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा इनर्शिया के कैरेक्टर से। लेकिन कब तक? अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बाहर से आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, अगर फोर्स लगाया तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, या फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करे? मोशन में आ जाए, चल दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या रह जाए? रेस्ट में रह जाए। दोनों केस हो सकता है। इसका मतलब क्या?
ये इनर्शिया दिखा रहा है, ये इनर्शिया नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनर्शिया का करेक्टर इसके अंदर भी है, इनर्शिया का करेक्टर इसके अंदर भी है। किसके पास कितना इनर्शिया है अपने अपोज में काम करने वाले फोर्स के लिए, ये डिपेंड करता है उसका मोशन में जाना या फिर मोशन में नहीं जाना। जैसे अगर ये फोर्स इतना पावरफुल है, किसके इनर्शिया के अपोज में ज़्यादा ये ग्रेटर हो जाता है, मतलब इसकी इनर्शिया इसके सामने काम करना बंद कर देती है, इसकी इनर्शिया इसके सामने धीमी पड़ जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में। लेकिन अगर ये फोर्स इतना नहीं हो पा रहा है कि इसकी इनर्शिया के साथ फाइट कर सके, देन ये ऑब्जेक्ट क्या रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। मतलब किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या मोशन वाले ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना डिपेंड तो करता है फोर्स पे, ये डिपेंड करता है फोर्स पे, लेकिन फोर्स की क्वांटिटी क्या है ये भी मैटर करता है। अगर फोर्स की क्वांटिटी इनर्शिया के अपोज में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है तो ऑब्जेक्ट अपने जिस सिचुएशन को में रहता है, जिस कंडीशन में रहता है, जिस स्टेज में रहता है, उसको चेंज कर लेता है। अदरवाइज वो इनर्शिया से अपने स्टेज में ही ऑब्जेक्ट पड़ा रहता है। जैसे आप देखते हो एक छोटी सी हमारे पास यहाँ पे हमने रख दिया, कोई भी डस्टर वगैरह एक छोटा सा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हमने ला करके कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, ये मूव कर जाता है, ये चल देता है, इसे मोशन आ जाता है। इस पर हम फोर्स लगाते हैं, चूँकि ये बहुत बड़ा होता है तो इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये रेस्ट का रेस्ट में ही बना रह जाता है। रीज़न क्या होता है, इनर्शिया इसके पास भी है, इनर्शिया इसके पास भी है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि इसकी इनर्शिया कम हो, इसकी इनर्शिया ज़्यादा हो, न करने वाली प्रवृत्ति इसके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा हो, इनर्शिया ज़्यादा हो, और इसके पास न करने वाली प्रवृत्ति क्या हो, कम हो। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि इसके पास जो इनर्शिया वाली जो प्रवृत्ति है, जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पर ये फोर्स भारी पड़ जा रहा है, उसको उसके कह सकते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी इनर्शिया को उसको ये ब्रेक कर दे रहा है, उसके ऊपर भारी पड़ जा रहा है, और इसके रेस्ट को वो क्या कर दे रहा है, मोशन में ला दे रहा है। लेकिन इसके अंदर इनर्शिया इतना ज़्यादा है सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर कि ये फोर्स इस इनर्शिया पर भारी नहीं पड़ पा रहा है, और ये अपने इनर्शिया के थ्रू रेस्ट का रेस्ट में ही बनी रह जा रही है। तो इनर्शिया का अगर कंप्लीट आप डिफिनीसन देखते हो तो क्या बनता है, चलिए समझते हैं कंप्लीट डिफिनीशन इनर्शिया क्या बनती है। इनर्शिया का हम कंप्लीट बात करते हैं तो इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी, इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसा नेचर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने स्टेज को, अपने कंडीशन को तब तक बनाए रखता है, ध्यान दीजिएगा, तब तक ही बनाए रखता है, तब तक उसको मेंटेन करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान देना होगा कि वो एक्सटर्नल फोर्स हर बार किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को तब चेंज करेगा जब इनर्शिया से वो फोर्स पावरफुल हो जाएगा, इनर्शिया के अपोज में वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो फोर्स उस इनर्शिया के अपोज में बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये करैक्टर होती है इनर्शिया की। मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज होने के पीछे जो फैक्टर बनता है वो फैक्टर क्या बनता है, फोर्स बनता है। तो ये इतनी बातें हमको क्लियर है। और इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक होती है ना, अच्छा हम समझे इस बात को कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें। तो इनर्शिया हमने बताया ना कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगाते हो, और यही सेम फोर्स आपने एक बड़े से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, और ये दोनों का दोनों किस में है, रेस्ट में है, ये भी किस में है, रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई, ये चल दिया, लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, ये रेस्ट का रेस्ट में रह गया। इसका मतलब बहुत क्लियर सा है, क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कम है, और इस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पर हमने इक्वल ही फोर्स लगाया था। ये मोशन में आ गया, ये रेस्ट में रह गया। इसका मतलब कि जो फर्स्ट हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कम है, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसकी इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे हम 2-4 एग्जाम्पल कुछ भी देख लें। आप एक छोटे से साइकिल पर
आप धक्का दीजिए, छोटा सा पत्थर वगैरह कोई रास्ते में रखा है उसको धक्का दीजिए, वो चल देता है, रेस्ट में रहता है, मूव कर जाता है। आप देखते हैं बच्चे किक मारते हुए रोड पे चलते हैं, कोई भी छोटा मोटा स्टोन होता है उसको पैर से किक मारते हुए चलते हैं, रेस्ट में रहता है वो स्टोन, और जब वो किक मारते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। लेकिन अगर वो रास्ते में पड़े किसी बड़े से पत्थर पे पैर से किक मारें तो वो पत्थर नहीं मोशन में आ जाएगा, वो अपने जगह पे बना रहेगा। रीजन क्या दिखाई दे रहा है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इनर्शिया कैरेक्टर स्ट्रांग होती है, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इनर्शिया कैरेक्टर क्या होती है, वीक होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, आप थोड़ा केयर करिएगा, अगर हम बात करें तो हमारी जो इनर्शिया होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वो मास पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसके अकॉर्डिंग उसकी इनर्शिया डिसाइड होती है कि उसकी इनर्शिया कितनी होगी, और जितना स्ट्रांग उसकी इनर्शिया होगी उसके पोजीशन को ब्रेक करने में उतना ही स्ट्रांग हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, आप बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार ईजिली आराम से कम में समझ लीजिए कि इनवर्स में न्यूटन के अकॉर्डिंग, या फिर ये थ्योरी तो गैलीलियो की ही थी स्टार्टिंग में, गैलीलियो या न्यूटन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक करैक्टर होता है अपने आप के अपने पोजीशन को बनाए रखने का, या किसी काम को न करने का एक जिद होता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखने का एक जिद होता है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इस इनर्शिया में ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहा, या मोशन में है तो मोशन में रहा, या जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। अगर इनर्शिया को का करैक्टर देखें कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके एक फैक्टर होते हैं इनर्शिया के, और वो फैक्टर क्या होता है, उसका मास, बॉडी का मास। वो जितना स्ट्रांग रहेगा इनर्शिया उतनी स्ट्रांग रहेगी। अगर इनर्शिया के पोजीशन को कोई चेंज करने वाला होता है, इसके पोजीशन को अगर कोई चेंज कर सकता है, तो वो चेंज करने वाला एक ऑब्जेक्ट, एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम क्या होता है, फोर्स। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अगर इनर्शिया से ज़्यादा रही ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से, तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। ओवरऑल डिफिनीशन क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, इनर्शिया वो करैक्टर होता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तब तक मेंटेन करता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो जाए। चलिए अब हम लोग इनर्शिया को काफ़ी समझ लिए, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है कि आपको समझ में आ जाए। अब अपने आसपास हम बात करें कि अपने आसपास हम इनर्शिया को कहाँ देख पाते हैं, तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जिसको हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा देख पाते हैं। एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है, आपने गौर किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन इनर्शिया के कैरेक्टर को आप अपने आसपास खूब देखते हो, बहुत इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जैसे अगर चलती गाड़ी है, कोई गाड़ी चल रही है, ट्रेन में आप लोगों ने सफ़र किया होगा, कोई गाड़ी अगर चल रही है, वो ट्रेन हो चाहे बाइक हो चाहे कोई भी व्हीकल्स हो, चल रही है, झटका से अगर वो ब्रेक लेती है तो होता क्या है, हम आगे की तरफ झटका खाते हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी चला रहा है आदमी, ये फर्स्ट देखिए इसको, ये गाड़ी को चला रहा है और अचानक से उसने क्या किया, सेकेंड स्ट्रक्चर में उसने ब्रेक लिया। ब्रेक लिया, देखिए बेल्ट से ये क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, मूव कर जा रहा है। ये इफेक्ट इनर्शिया इफेक्ट है। कौन सा इनर्शिया है बताते हैं, ये इफेक्ट इनर्शिया इफेक्ट है। और हम आपको कुछ दिखा दें, इस गाड़ी के ऊपर, इस फोर व्हीलर के ऊपर ये रखा है एक ऑब्जेक्ट। ये फोर व्हीलर अचानक से स्टॉप कर गया, ये बाहर की ओर धक्का खाया और ये बाहर की ओर गिर गया। ये क्या बताता है, इनर्शिया को बताता है। ऐसे ही आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, ये ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड रखा गया, उसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है। कार्डबोर्ड को हमने धीरे से फोर्स दिया, ये कॉइन नीचे गया और कार्डबोर्ड क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये क्या बताता है, इनर्शिया बताता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, या किसी गाड़ी में आप बैठे हैं या गाड़ी पर बैठे हैं, गाड़ी भी रुकी हुई है, आप भी रेस्ट फॉर्म में हैं, गाड़ी अचानक से झटका देती है, आप पीछे की तरफ टर्न करते हो, ये क्या बताता है, इनर्शिया को बताता है।
अगर हम आसपास एग्जाम्पल देखें तो इतने एग्जाम्पल हैं कि हम उसकी काउंटिंग नहीं करवा सकते हैं। जैसे किसी ब्लैंकेट पे अगर हम किसी भी स्टिक वगैरह से मारते हैं तो उससे डस्ट का बाहर निकलना किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इनर्शिया के होते हैं जिसको हम एक क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बस हम ये जान ले कि ये कैसे समझेंगे कि किस तरह का इनर्शिया है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब ये समझिए, ये स्ट्रक्चर को, आप पहले स्ट्रक्चर को देखिए। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये गाड़ी जो है और ये आदमी, दोनों गाड़ी चल रही है। ये किस कंडीशन में है? मोशन में है। हमने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक जिद होती है कि वो जिस स्टेज में रहना चाहता है उसी में रहना चाहता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ये किस कंडीशन में रहना चाहेगा? ये कंडीशन में रहना चाहेगा रेस्ट। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब क्या हो रहा है, इसके अपर पोर्शन को देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आप देखिए। आप इसके कंडीशन को देखिए, थोड़ा सा ऐसे आप मत देखिए, ये समझिए कि ये गाड़ी मोशन में है, ये आदमी भी उसके साथ मोशन में है, दोनों चले जा रहे हैं और दोनों का ये है कि हमको दोनों क्या करना है? मोशन में ही रहना, ये इनका जिद है। हमने गाड़ी पे ब्रेक लगाया, इस पे ब्रेक लगाया और गाड़ी पे हमने ब्रेक लगा करके उसको रेस्ट फॉर्म में ला दिया। हमने बताया ना, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, इफेक्टिव एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर देता है अगर इनर्शिया से ज़्यादा इफेक्टिव रहा तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है F और ये गाड़ी गई रुक। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अभी भी, ये आदमी जो है वो अभी भी मोशन के फॉर्म में है। तो ये गाड़ी ब्रेक ले ली, गाड़ी रुक गया क्योंकि गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाया गया। लेकिन ये आदमी जो इसमें बैठा हुआ है ये अब भी किस फॉर्म में है? ये अब भी मोशन के फॉर्म में है। अगर ये अब भी मोशन के फॉर्म में है तो ये क्या करेगा? ये आगे की तरफ, ये आदमी जो है वो आगे की तरफ क्या किया? झटका लिया। तो इस तरह से हमने इनर्शिया को समझा कि इनर्शिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट फॉर्म में रहती है, मोशन फॉर्म में है तो मोशन फॉर्म में रहती है। वैसे हम कुछ एग्जांपल अगर और देखते हैं, किसी एग्जांपल पे बात करते हैं तो अगर हम थोड़े से एग्जांपल पे इसमें और बात करें तो हम क्या देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन तो हमको समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहा, इसका मोशन में जाना, ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहा। इस तरह से हमको कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अच्छा सॉरी थोड़ा सा हमको लग रहा है कोई डिस्टर्बेंस, नेट की इशू कुछ बनी थी तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा उसके लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। इसमें क्या है, ये गाड़ी व्हीकल जो है ये मोशन फॉर्म में है और ये इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा गया ये भी मोशन फॉर्म में है। गाड़ी, अब दोनों का जिद है, दोनों का इनर्शिया कि दोनों मोशन में तो मोशन में रहना चाहेंगे। लेकिन गाड़ी पे अचानक हमने ब्रेक लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको क्या किया? रोक दिया। लेकिन ये इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा गया आपने इसको तो नहीं रोका ना, ये तो मोशन फॉर्म में है तो मोशन फॉर्म में ही रहेगा। ये रेस्ट में आ गया है, बाकी ये किस में रह गया? ये मोशन में ही रह गया है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है और ये धीरे से क्या हुआ है? ये मोशन के फॉर्म में रहा और गाड़ी से नीचे चला गया। तो ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल हुए। जैसे हम आपको और दिखा दें, यहाँ पर देखिए ये कॉइन है, ये भी क्या है? रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। ये है कार्डबोर्ड, ये भी हमारा क्या है? रेस्ट में है। आप देखिए फोर्स आप किस पे लगा रहे हैं? आपने फोर्स लगाया कार्डबोर्ड के ऊपर। इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या किया है? एक तरह का फोर्स अप्लाई किया। इस कार्डबोर्ड ने अपने इनर्शिया को ब्रेक किया और ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ चला गया। लेकिन इस कॉइन के ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो इसके अंदर क्या रहेगा? इनर्शिया का कैरेक्टर बना रहेगा। तो ये कार्डबोर्ड आगे अगर चला जाता है तो बेस कॉइन का ख़त्म होता है, कॉइन कहाँ चला गया? ग्लास के अंदर चला गया। तो इस तरह से हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को बदल पा रहे हैं जिनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जिनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रह जा रहे हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इनर्शिया को जानते हैं, इनर्शिया को समझते हैं। तो ये इनर्शिया से रिलेटेड ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हुए। अब एक बात और हम आपको बता दें, अगर आपको पहचानना पड़े, अगर आपको ये पहचानना हो कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, अगर आपको ये जानना होगा तो आप ये समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल सिचुएशन को देखिए, शुरुआती क्या हो रहा है, इनिशियल सिचुएशन क्या हो रहा है। जैसे जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है?
पहले कार्डबोर्ड रेस्ट में था, तो इसके अंदर कौन सी इनर्शिया रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहा होगा। फिर कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया गया, उसको मोशन में ला दिया गया, लेकिन ये कॉइन पे फोर्स नहीं लगा, वो रेस्ट में, इस वजह से कॉइन नीचे गिर जा रहा है। तो कॉइन के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी थी जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है, रेस्ट की प्रॉपर्टी थी। मतलब ये एग्जाम्पल किसका हुआ, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का हुआ। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप समझिए यहाँ पर ये गाड़ी मोशन में था। इनिशियल सिचुएशन देखिए क्या है, अगर आप इनिशियल की बात करते तो इनिशियल हमको समझ में क्या आता है कि ये कॉइन हमारे किस फॉर्म में थी, ये कॉइन हमारी थी मोशन में। ये कॉइन हमारा क्या था, अरे सॉरी, ये जो व्हीकल्स थी वो हमारी किस में थी, मोशन में थी। इनिशियल इसका जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है, मोशन का है। बाद में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, बाद में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है और इसको लाया किस में गया है, रेस्ट में लाया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसलिए गिर रहा है कि ये अभी भी किस कंडीशन में है, मोशन में है। तो इसकी प्राइमरी स्टेज को आप देखिए, जो प्राइमरी स्टेज होगा ना वही प्राइमरी स्टेज डिसाइड करेगा कि किस तरह के इनर्शिया का ये एग्जाम्पल बनता है। तो प्राइमरी स्टेज यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में था, फोर्स लगाकर रेस्ट में लाया गया, शुरू में मोशन में था, बाद में रेस्ट में लाया गया, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ क्या देख रहे हैं, शुरू में रेस्ट में था, शुरू में ये रेस्ट में था, बाद में फाइनल ये किस में गया, मोशन में गया फोर्स अप्लाई करने पर। इनिशियल क्या था, रेस्ट में था, किसका एग्जाम्पल हुआ, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का। ऐसे आप इसमें देखिए, ये शुरू में किस में था, शुरू में ये मोशन में था, बाद में इसको किस में ला दिया गया, बाद में इसको रेस्ट में ला दिया, किस इनर्शिया का एग्जाम्पल हुआ, मोशन ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हुआ। तो किसी का इनिशियल कंडीशन को आप पहचानिए कि इनिशियल कंडीशन उसकी क्या थी। जैसे हम कह दें कि ये गाड़ी है, जो गाड़ी रुकी हुई है और इस पर एक लड़का ये बैठा हुआ है और ये गाड़ी शुरू में रुकी हुई है, शुरू में रुकी हुई है मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, इफेक्टिव फोर्स अप्लाई किया गया और इसको मोशन में ला दिया गया, तब ये लड़का पीछे की तरफ झटका खाता है। ये किस इनर्शिया का एग्जाम्पल हुआ, शुरू में लड़का किस में है, रेस्ट में है, मतलब ये क्या हुआ, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इनिशियल कंडीशन को देख करके आप पहचान सकते हो कि कौन सी इनर्शिया है। बाकी आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो कि ये गाड़ी जो है वो किस में थी, ये हमारी जो व्हीकल थी वो रेस्ट में थी, ये लड़का भी किस में था, रेस्ट में था। इसके ऊपर फोर्स आपने अप्लाई किया है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो ये फोर्स अप्लाई, गाड़ी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करके इस व्हीकल को आप रेस्ट से किस में ला दिए, मोशन में ला दिए। बाकी इसमें बैठा हुआ जो भी है वो अभी भी क्या है, रेस्ट में है। इसी वजह से वो रेस्ट में रहना चाहता है और किधर की तरफ, पीछे की तरफ वो झटका खा जाता है। तो ये हमारे पास इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इनर्शिया के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगली क्लास में हम न्यूटन सेकेंड लॉ को लेकर चलेंगे, जिसमें बताएंगे कि फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इनर्शिया क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये मान के चलिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, जिसको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम आगे कोशिश करेंगे कि सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाए। ये इनर्शिया का फर्स्ट लॉ, ये इनर्शिया थ्योरी गैलीलियो और न्यूटन के द्वारा दी गई ये थ्योरी है, जिसको हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा है। और इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने जाना, जिसमें हमने जाना कि स्पीड, वेलोसिटी और किसी बॉडी के मोशन से रेस्ट में जाने के पीछे, रेस्ट से मोशन में आने के पीछे क्या रीजन होते हैं, उस रीजन को हमने समझा है। तो उम्मीद है आपको क्लियर क्लास ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह के डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि वो डाउट पूरा कर सकूँ। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।